मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। उड़ीसा में मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो हम जिस टाइम 25 तारीख को सुबह उठे हैं उस टाइम हमने देखा कि 5:30 बजे के अप्रोक्स जेट से भी फायरिंग हो रही है और ऑन रोड भी फायरिंग हो रही है। तो जिस टाइम हमने ये देखा तो हमारे हॉस्टल के अलार्म बजे, हम बेसमेंट में पहुँच गए। जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हम एम्बेसी को कॉल करते हैं, एम्बेसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। फिर हम सभी बच्चों से राय करते हैं भाई क्या करना चाहिए। जब वहाँ से फिर हम 8 बजे के अप्रोक्स, ये लगा लीजिए 8 बजे दिन निकल चुका था, उस टाइम ये लगाओ बमबारी रुक गई थी। उस टाइम कोई फायरिंग, सब शांत हो गया था एक टाइम पे। फिर हमने वहाँ से ये लगाइए मालदोवा से निकलने का फ़ैसला किया। फिर हम 23 बच्चों का एक ग्रुप बना के अलग अलग टैक्सियाँ बुक करके मालदोवा के बॉर्डर पे पहुँच गए। वहाँ जाके थोड़ा सा 400-500 लोगों की भीड़ थी। हमें लगभग 30-35 मिनट वेट करने के बाद वहाँ से एंट्री मिल गई। जब हम वहाँ से मालदोवा कैपिटल में नाइट में स्टे कर रहे थे तो हमारे को पास एक गिरीश पंथ एक व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं दुबई से, वो हमारे साथ कनेक्ट हुए। जब हमने उनको बताया कि हमारे पास कोई एम्बेसी से हेल्प नहीं आ रही है, कुछ भी हमारे पास न्यूज़ नहीं मिल रही, हमें कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें बताया कि आप धैर्य रखिए, आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको जो भी खबर दूंगा वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ़ सुथरी दूंगा, जिससे आप बिल्कुल अपना स्वस्थ होकर इंडिया जा पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत रास्ते में नहीं आएगी। तो वो हमारे साथ बिल्कुल रात को पूरी नाइट जुड़े रहे। हम जिस टाइम भी उनके पास मैसेज करते थे वो साथ के साथ हमें रिप्लाई दे रहे थे। मालदोवा से कैसे गए? मालदोवा से सर हम पहुँचे रोमानिया बाय टैक्सी। सब ने सर ये लगाइए लगभग हम 30 बच्चे हो गए थे उस टाइम। हमने 5-7 बंदों की टैक्सियाँ बुक की और हम रोमानिया के लिए हमने रिस्क पे एंट्री स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने गिरीश पंत सर ने बताया कि एंट्री आपकी लगता है कि हो जाएगी उधर से। और उस टाइम पे स्टार्टिंग में बच्चे जो थे क्रॉस करने वाले वो हम ही थे। अब पीछे भी कोई सेफ जगह नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई अगर हम मालदोवा में एंट्री करते हैं तो भाई ये लगा लीजिए कि हम सेफ हो जाते हैं। लेकिन उड़ीसा में ये पता था भाई बिल्कुल सामने हम देख रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, जेट से बमबारी हो रही है, तो वहाँ तो बचना मुश्किल था। इसलिए हमने चुना कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ भी सेफ़ नहीं है तो इससे अच्छा है कि हम मालदोवा में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एंट्री हो जाती है तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं। पहला ग्रुप था जो मालदोवा के लिए रवाना हुआ है, वो बच्चे हम थे, 18 बच्चे। ऑनलाइन क्लास सर हमारी कंटिन्यू है अभी भी। ऑनलाइन क्लास सर ये बताइए, उस टाइम भी हम सिर्फ इसी चक्कर में फंस गए क्योंकि एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि भाई तुम लड़ाई को देख के, ये देखो सिचुएशन को देखते हुए तुम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दो। वो बोल रहे हैं कि भाई 25 तारीख से स्टडी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बताइए 25 तारीख से हम ऑफलाइन स्टडी की वेट करते, इसीलिए हम फंस गए। अदरवाइज़ हम भी आज बहुत समय से पहले यहाँ निकल आते। आगे का क्या लग रहा है? आगे का सर अब तक कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। भारत सरकार का सुनने में आ रहा है कि कदम उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहीं प्राइवेट कॉलेजों में इन बच्चों के लिए कोई ना कोई एजुकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। जो जिस ईयर में है ये उसी में एडमिशन इनका यहीं पे स्टार्ट कर देना चाहिए। है ना, ये लगा लीजिए आप कीव है, लिविव है, चर्निवित्सी और ये लिविव के रोमानिया का बॉर्डर थोड़ा नज़दीक है, लेकिन लगभग 150 किलोमीटर का ट्रैफिक है। अब ये बताइए जो बच्चे बसों में कीव से रवाना होकर वहाँ गए हैं, 150 किलोमीटर बच्चे पैदल भी नहीं चल सकते, उनकी भी मजबूरी है, और वहाँ से एंट्री मिलनी बहुत मुश्किल। अब ये बताइए 150 किलोमीटर का जो ट्रैफिक है उसमें कितने लोग होंगे और उनको एंट्री देना कितना मुश्किल होगा। तो सभी बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, 10-10 दिन से वहाँ बच्चे खड़े हैं, उनकी एंट्री हो नहीं पा रही है। भारत सरकार का सर जो सबसे अहम हाथ रहा है, उन्होंने हमारे को जैसे ही उनको पता चला कि भाई वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, उन्होंने फ़्लाइटें का अरेंजमेंट लगातार करना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में फ़्लाइटें कम थी, जैसे ही सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी वो फ़्लाइटें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे थे। अब जैसे ये लगा लीजिए जिस दिन हम आए हैं उस दिन भी उन्होंने अच्छी फ़्लाइटें अवेलेबल कराई हैं, काफ़ी फ़्लाइटें आई हैं। पहले जैसे 1-1, 2-2 फ़्लाइटें जा रही थी, उसके बाद फ़्लाइटों की मात्रा बढ़ाई जा रही थी। और अगर ये फ़्लाइटें ना होती तो ये लगा लीजिए अगर भारत सरकार ने ये कदम ना उठाया होता तो इस टाइम कोई भी बच्चा वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। आपको 100% अटेंडेंस चाहिए होती है। अगर आपकी 99.5% है तो भी आप फाइनल एग्ज़ाम वहाँ नहीं दे सकते। और आप ये बताइए अगर एम्बेसी प्रेशर बनाती तो क्या यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी बात थी कि भाई हम 2 महीने के लिए इसको ऑनलाइन घोषित कर देते हैं।
अब ये बताइए, एक महीने के लिए कर देते, हाँ, आखिर का जो 10 क्रूशियल पीरियड दिन है। 15 दिन सर कुछ भी नहीं। आप ये बताइए 23 तारीख को 24 तारीख को वहाँ लड़ाई स्टार्ट है और वो बोल रहे हैं कि भाई 25 तारीख को ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। बच्चे कैसे निकल जाएंगे? ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं सर जिसको हम छोड़ के नहीं किसी भी हालत में नहीं निकल सकते। क्योंकि ये बताइए इतना पैसा लगा के वहाँ तक पहुँचे हैं, 5th ईयर में 5 साल हमने अपने दिए हैं, तो हम ये बताइए उन सब्जेक्टों को छोड़ के कैसे आए? हमें अपनी डिग्री की भी तो चिंता है, अपना फ्यूचर भी तो देखना हमें। सिर्फ आप ये बताइए बमबारी को डर के हम वहाँ से भाग लें और पीछे हमारी डिग्री का क्या होगा? कैसे हम क्या करेंगे? लेकिन जो भारत सरकार ने एक कदम उठाया ना ये बच्चों को इवैक्यूएट करने वाला, सर ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और सभी जल्दी से जल्दी ये लगा लीजिए 2-3 दिन में सब इंडिया होंगे और भारत सरकार को सैल्यूट है इस बात पे। जय हिंद।